गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अभी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। हमने 2 टेस्ट ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं। उनके आंसर्स, उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट दिया था। क्वेश्चन आंसर आपको करने थे, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके आंसर्स कैसे आप रिटर्न डाउन करोगे। तो टेस्ट नंबर 3 था हमारा, और चैप्टर नंबर आप 7 कह सकते हो, जो हमारी सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर क्या होते हैं? आपने जैसे C++ में प्रोग्रामिंग करी है तो आप यूँ लिखते थे सी आउट और ये, ठीक है, जो भी लिखने के बाद, और सी इन। तो ये जो ऑपरेटर है डबल लेस देन का, ये जो ऑपरेटर है ये आपका कहलाएगा इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर्स आर द स्पेशल ऑपरेटर विच प्रिंट्स द कंटेंट टू द मॉनिटर या रिलेटेड आउटपुट डिवाइस। यानी कि जो आप C++ में प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई भी मैसेज, कोई भी आउटपुट अगर आपको मॉनिटर पे दिखाना है यूजर को, देन आप इस ऑपरेटर का यूज लेंगे, मतलब वो सी आउट का यूज लेंगे हम, और इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और एक्सट्रैक्शन जो होता है वो ये होता है सी इन के साथ में जो लगता है, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये क्या काम करता है? यूजर से वैल्यू इनपुट लेने का काम करता है, एक्सट्रैक्ट करता है उस वैल्यू को, यूजर के इनपुट को। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यानी कि an operator which is used to print the content on the monitor screen on the console device, it's known as insertion operator. And the extraction operator is known like an operator which takes the input from the user. यूजर से जो इनपुट लेने के लिए जो ऑपरेटर होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन, और वैल्यू दिखाने के लिए जो ऑपरेटर होता है वो होता है इंसर्शन, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ब्रांचिंग, दूसरा होता है लूपिंग, और तीसरा होता है जंपिंग। ये 3 टाइप के होते हैं। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर आर द स्पेशल स्टेटमेंट्स विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं वो सारे स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर कह दो, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कह दो, या फिर कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर कह दो, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ब्रांचिंग, जिसको हम सिलेक्शनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ लूपिंग स्टेटमेंट, और अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम बोलेंगे इटरेशनल स्टेटमेंट। एंड द थर्ड वन इज़ जंपिंग स्टेटमेंट। फिर इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट में क्या क्या था। इफ़ व्हेन वी वांट ओनली द ट्रू पार्ट ऑफ द कंडीशन, देन वी यूज सिंगल इफ़। Next one is if else, when we want to display the false part as well as true part, then we use if and else. Third one is if else, in short ladder if. When we want to test more than 2 conditions, then we use if else. And next, nested if, when we want to check अ कंडीशन इनसाइड अनदर कंडीशन, किसी एक कंडीशन में दूसरी कंडीशन को चेक करवाना चाहते हैं, देन वी यूज़ नेस्टेड इफ। नेक्स्ट है स्विच केस। स्विच केस का मीनिंग होता है कि टू चेक और टू डिसाइड द ट्रू कंडीशन अमोंग द ऑल फिक्स्ड कंडीशन। आपके पास कंडीशन फिक्स रहेगी, जैसे एक स्विच बोर्ड होता है
उसमें काफ़ी बटन्स होते हैं, लेकिन आपको अगर फ़ैन का स्विच ऑन करना तो आप फ़ैन वाले को ही दबाते हैं, किसी और को नहीं दबाते। एंड मान लो आपको नहीं पता है तो आप सारे के सारे चेक कर सकते हैं। उसी टाइप में यहाँ पर भी होता है कि कंडीशन फिक्स होती है। जैसे मान लो वीक डे का प्रोग्राम, वीक डे में फिक्स है 7 दिन होंगे, सातों की वैल्यू 1 2 7 होगी। अब मुझे उसमें से कुछ ट्रू करवाना है तो मैं किसका लूँगा, स्विच केस का। इट इज़ सिमिलर टू द लेडर इफ़, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर था कंट्रोल कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो क्या काम करते हैं, कंडीशन को चेक करवाने का काम करते हैं, एक ही लाइन में लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जो ट्रू पार्ट है वो क्वेश्चन मार्क के बाद में लिखा जाएगा और जो फॉल्स पार्ट है वो कॉलन के बाद में। सेकेंड जो कंट्रोल स्ट्रक्चर था वो था लूपिंग स्टेटमेंट। इफ़ यू वांट टू रिपीट एनी टास्क एनी स्टेटमेंट देन वी यूज़ लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग को इटरेशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है अगर हम लैंग्वेज टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो। फिर इसके अंदर दो कैटेगरी थी, टॉप टेस्टेड और बॉटम टेस्टेड, और यू कैन से एंट्री टेस्टेड और एग्जिट टेस्टेड। टॉप टेस्टेड में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी और उसके बाद में जो स्टेटमेंट है, जो लूप है, वो एग्जीक्यूट होगा। और बॉटम टेस्टेड में या एग्जिट टेस्टेड में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट रन होंगे और उसके बाद आपका कंडीशन जो है, क्राइटेरिया है, वो चेक होगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम टॉप टेस्टेड की बात करें तो इसमें आउटपुट तभी दिखाया जाएगा जब दी गई कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। और बॉटम टेस्टेड में आपका एक बार तो आउटपुट आएगा ही आएगा, वॉट एवर द कंडीशन इज फॉल्स, चाहे कंडीशन गलत ही क्यों ना हो, आपको आउटपुट दिखाया जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर दो लूप आते हैं टॉप टेस्टेड में, फॉर और वाइल, और बॉटम टेस्टेड में एक आता है डू वाइल। ठीक है। बाकी इनके सिंटेक्स थे वो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है जंपिंग स्टेटमेंट। These are the special statement or special keywords which jump the control of the program wherever the user want। जहाँ पे भी यूज़र चाहता है वहाँ पर आप उसका कंट्रोल जंप करवा सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, सी का प्रोग्राम टॉप टू डाउन अप्रोच में चलता है और C++ का प्रोग्राम डाउन टू टॉप में चलता है। लेकिन अगर हमें चेंज करना है कि मुझे टॉप से मिडल में जाना है, मिडल से कोई पर्टिकुलर लोकेशन में जाना है, तो मैं जंपिंग स्टेटमेंट का यूज लूँगा। ठीक। इसमें 3 आते हैं। गो टू का मतलब होता है जो स्पेशल लोकेशन हमने बनाई है, जिसे हम लेबल कहते हैं, वहाँ पर जंप करवाना। टॉप बॉटम वगैरह कहीं नहीं। जैसे मुझे 5 लाइन के बाद में उसको रिपीट करवाना है हर लाइन को, तो मैं वहाँ लेबल बना सकता हूँ और लेबल तक पहुँचने के लिए गो टू का स्टेटमेंट लगाना होगा। ब्रेक के 2 काम है स्विच केस के अंदर, एक केस को दूसरे केस से सेपरेट करने के लिए, एंड द अदर यूज इज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूटिंग लूप, यानी कि जो लूप चल रहा है उस लूप से बाहर आने के लिए, उस लूप को स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज लेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का। और थर्ड वन है कंटिन्यू, किसी भी कंडीशन को स्किप करने के लिए। मान लीजिए लूप चल रहा है 1 to 100 और मुझे 10 तक ही चाहिए, मतलब मुझे 10 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू चाहिए, देन आई विल राइट इन द लूप इफ़ आई इक्वल्स टू 10 देन कंटिन्यू। मतलब जैसे ही 10 आया तो वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक। ये था हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेज ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। तो ये दोनों डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए काम में आते हैं। हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं नॉर्मल, वो वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, जो तब तक रहते हैं जब तक ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। उसके बाद वो वेरिएबल मेमोरी में से नष्ट हो जाता है। लेकिन मुझे क्या करना है, प्रोग्राम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे वेरिएबल बनाना है जो पॉइंटर की हेल्प से बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस वेरिएबल को न्यू से डिक्लेयर करता हूँ। इफ़ वी वांट टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल डायनामिकली और एट द रन टाइम, तो मैं किसका यूज लूँगा, न्यू ऑपरेटर का।
और डिलीट करना है, पूरा मेमोरी से हटाना है, चाहे प्रोग्राम चल क्यों ना रहा हो, तो मैं किसका लूँगा, डिलीट का। फोर्थ है एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का मतलब होता है जो 2 बार कॉलन लगाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनमेंट का जो साइन होता है 2 बार लगाया जाता है। तो क्या यूजेस है इसके? 2 यूजेज है। फर्स्ट, टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास आउटसाइड द क्लास। किसी भी मेंबर फंक्शन को अगर क्लास के बाहर अगर आपको उसको डिफ़ाइन करना है, डिक्लेयर तो क्लास के अंदर रहेगा, लेकिन क्लास के बाहर उसको डिफ़ाइन करना है, तब आप किसका लेंगे, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का। और दूसरा जो यूज है वो है कि किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है C++ में, चाहे वो क्लास के बाहर हो, चाहे वो मेन फंक्शन से बाहर हो, चाहे वो किसी लोकल स्कोप से बाहर हो, तो मैं किसका लूँगा, स्कोप रेजुलेशन का। नेक्स्ट है डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी आर द सम रूल्स, सम प्रोटोकॉल्स विच अलाउज टू द यूज़र and tell the user how the operators are solved, which operator solve first and which operator solve after that, कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा उसके बाद में होगा। जैसे कोई आपको एक्सप्रेशन दे दिया है, उसमें प्लस भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, डिवीज़न भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, रिमाइंडर भी है, लेस देन, ग्रेटर देन, सारे सिंबल है। अब पहले कौन सा सॉल्व होगा, क्योंकि आपको अगर एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो आपको ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस से मालूम होने चाहिए, नहीं तो आपका आउटपुट भले ही आ जाएगा लेकिन वो गलत आएगा। तो कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि भाई आपके पास अगर एक्सप्रेशन में है कुछ ऑपरेटर, तो उनको पहले कैसे किस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, बाद में किसको सॉल्व करेंगे, वो अगर आपको बताना है तब हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंसी रूल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स। किसी भी वेरिएबल कह दो या ऑपरेंड कह दो, और ऑपरेटर का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। और इसके क्या क्या टाइप है, तो सबसे पहला टाइप है इंटीजर कांस्टेंट, जिसमें केवल और केवल आपके पास होल वैल्यू होगी। फिर है वो बुलियन मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आएगा। तीसरा है रियल नंबर या फ्लोटिंग, उसमें क्या होगा कि डेसिमल वैल्यूज यूज में होगी। फिर है एक आता है आपका बिटवाइज में बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज में आएंगे। लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी लॉजिकल आएगा, यानी कि जितने भी टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जितने भी टाइप के डेटा टाइप्स हैं, उनको आप मिला लें तो आपका एक्सप्रेशन के टाइप मिल जाएंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें केवल और केवल कैरेक्टर ही आएंगे और कोई एक्सप्रेशन में वैल्यू नहीं आएगी। तो ये था आपका सॉल्विंग मेथड और आंसर्स इस टेस्ट के। नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 8 के लिए रेडी रहें, 8 का टेस्ट होगा नेक्स्ट कल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।